ठीक है। लास्ट टॉपिक मैनुअल टेस्टिंग में कवर किया था, स्क्रीन शेयर कर। टेस्ट केस डेवलपमेंट में किसी को प्रॉब्लम है टेस्ट केस लिखने में? हमने फाइल डिस्कस की थी, टेस्ट केस लिखे आपने उसमें? हमने टेस्ट केस सैंपल फाइल डिस्कस। ये टेम्पलेट सबको समझ में आ गया है ना, क्या है बेसिकली? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बीइंग अ टेस्टर, टेस्ट केस लिखने आपको आने चाहिए, इस पे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी है आपको। क्लियर? ठीक है। और सॉस डेमो के जो इसके आपको टेस्ट केस लिखने हैं, फिर इन्हीं टेस्ट केस को जो आप लिखोगे उन्हीं को ऑटोमेट करेंगे हम। क्लियर है? ऑटोमेशन में नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था टेस्ट केस डेवलपमेंट हो गया, ब्लैक बॉक्स टेक्निक्स आई थिंक हमने डिस्कस कर चुके हैं ये लोग। डिसीजन टेबल, इसमें दो इंपॉर्टेंट थी लास्ट में। ये क्लियर थी सबको, स्टेट ट्रांजिशन क्या होता है और यूज केस टेक्निक्स क्या होती हैं? ये क्लियर थी सबको? ऑल पेयर टेस्टिंग, स्टेट ट्रांजिशन एंड द यूज केस टेक्निक। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, ये क्लियर था सबको? ठीक है। ओके दीक्षा। दीक्षा, ये जब हम टेस्ट केस बनाते हैं ना, ठीक है, तो हमें अपने माइंड में कौन कौन सी टेक्निक का यूज रखना चाहिए, कि ध्यान रखना चाहिए कौन कौन सी टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव हो सकते हैं बेसिकली। पहला है डिसीजन टेबल। जैसे भी, थोड़ा मैं फास्टली इसको रिपीट करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। डिसीजन टेबल इज लाइक, हम कितनी टेस्ट केस कितना टेस्ट केस टेक्निक्स का कवर करेंगे। बेसिकली अगर मैं कोई टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है, दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, उसमें यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, तो मेरे कितने टेक्स्ट बॉक्स, कितने टेस्ट केसेस बनेंगे, कैसे उसका फॉर्मूला डिराइव किया जाए। या तीन टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, तो उसके कितने टेस्ट केस में बनाऊं। तो ये एक रफली आइडिया देता था डिसीजन टेबल टेक्निक। ठीक है। सपोज करो कि आपके पास एक ईमेल का ऑप्शन है, एक पासवर्ड का ऑप्शन है। अगर दोनों में आप वैलिड इनपुट डालोगे तो आप अकाउंट पेज में जाओगे। एक में वैलिड, एक में इनवैलिड इंफॉर्मेशन, ट्रू फॉल्स, इनकरेक्ट पासवर्ड, फॉल्स ट्रू, इनकरेक्ट ईमेल, फॉल्स फॉल्स, इनकरेक्ट ईमेल। तो ये एक तरीके से आपको सेटअप बताता है। अभी दो कॉम्बिनेशन है, हो सकता है तीन या चार कॉम्बिनेशन होते, तो किस टेबल पे क्या चीज होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये इसमें कितने टेस्ट केस बनेंगे, इसको कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता था। पहला है नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशंस, कि हमारे पास कितने टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो हैं, तीन हैं, चार हैं, तो जितने भी हैं वो बेस में आ जाएंगे। और उनकी नंबर ऑफ वैल्यूज, बिल्कुल बिल्कुल, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, नंबर ऑफ, बिल्कुल, ये टेस्टर को डिफाइन करना होता है कितने टेस्ट केस बनेंगे इसके। पूरी टेस्ट की कवरेज, कि सारी फंक्शनैलिटी कवर हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको क्रॉस चेक करेगा मैनेजर कि आपने ठीक से किया है या नहीं किया है। क्लियर? सो बेस, बेस में हमने टू वैल्यूज रखी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी दो बॉक्सेस हैं और इसमें हर एक में दो दो आउटकम आएंगे, तो टू की पावर टू, टू की पावर टू इज फोर। क्लियर? अगर टेक्स्ट बॉक्स या कोई भी बॉक्सेस थ्री होते, तीन होते, और उसमें एक एक बॉक्स को फिल करने की दो दो कंडीशन होती, तो थ्री की पावर टू, सॉरी, टू की पावर थ्री, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टू, और नंबर ऑफ वैल्यूज कंडीशंस थ्री, तो कितनी हो जाती? एट कंडीशन हो जाती, तो एट टेस्ट केस बनते हैं इस तरीके से, जो तीनों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता। क्लियर? लेकिन अगर टेक्स्ट बॉक्स या फिर जो ऑप्शंस है वो बहुत ज्यादा हैं, जैसे साइन अप फॉर्म होता है, वहां पे मल्टीपल्स होते हैं, साइन, यूजर नेम, कंफर्म पासवर्ड, रीनेम पासवर्ड, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल, पिन कोड, तो अगर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो हम ऑल पेयर टेस्टिंग पे जाते हैं।
कि पेयर वाइज पिक करेंगे। जैसे अगर हम नॉर्मल वे में जाएंगे तो बहुत सारे टेस्ट केस हो जाएंगे कि दो वैल्यूज फिल करनी है और 10 तरह के टेस्ट केस हैं, तो 2 की पावर 10 बहुत ज्यादा टेस्ट केस हो जाएंगे। तो हम क्या करते थे, ऑल पेयर टेस्टिंग करनी है। हम पेयरिंग करते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, चेक बॉक्स और रेडियो बटन को एक ही बार में एक ही टेस्ट केस में कवर करेंगे, डेटा को बदलेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में वैलिड इनपुट रखेंगे, लिस्ट बॉक्स में जीरो। लिस्ट बॉक्स होता है जिसमें आप क्लिक करते हो, नीचे एलिमेंट खुलते हैं, लिस्ट खुलती है, जैसे सिटी की खुल गई कि कौन से सिटी में आप रहते हो, सेलेक्ट करो। तो ऐसा नहीं है कि मैं हर सिटी के हर एक ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। अगर उसमें 28 सिटीज हैं, 30 सिटीज हैं, 40, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक एक सिटी को सिलेक्ट करूँ। मैं उसमें से एक पॉसिबल आउटकम लूंगा जो होगा जीरो, मतलब मैंने नहीं सेलेक्ट किया है। ठीक है। चेक बॉक्स, चेक बॉक्स क्लिक करेंगे, रेडियो बटन ऑन करेंगे। ये बटन एचटीएमएल के होते हैं। एक टेस्ट केस बन गया जिसमें चेक बॉक्स और रेडियो बटन में डिफरेंस ये होता है, चेक बॉक्स में आप मल्टीपल ऑप्शन को टिक कर सकते हो। रेडियो बटन में सिर्फ आपके पास ऑप्शन होता है, आप एक को चेक करोगे तो दूसरा बंद हो जाएगा। जैसे रेडियो बटन, ये एचटीएमएल का पार्ट है। जैसे कोई भी रेडियो बटन बना है यहाँ पे, तो रेडियो बटन में जैसे प्लीज सेलेक्ट योर फेवरेट वेब लैंग्वेज, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, तो ये रेडियो बटन होते हैं कि आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हो। प्लीज सेलेक्ट योर एज, तो एज आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हो, यस और नो। लेकिन चेक बॉक्स इज बिट डिफरेंट, चेक बॉक्स में आप मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते। चेक बॉक्स में आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे शो चेक बॉक्स, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, आई हैव अ बोट। तो हो सकता है आपके पास तीनों हो, किसी के पास दो हो, किसी के पास एक हो। ये चेक बॉक्स होते हैं। एंड रेडियो बॉक्स कैसे होते हैं, गोल वाले। उसमें से सिर्फ एक ही को सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ऑन या ऑफ। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट इन एचटीएमएल, ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं इसको। एक तो इस तरीके की ऑर्डर लिस्ट होती है, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट। हाँ, जैसे ये है चूज अ कार, तो ये देखो इतने सारे ऑप्शन, इसे बोलते हैं लिस्ट। इस तरह के एलिमेंट्स आपको टेक्स्ट, तो इसमें आपको हर एलिमेंट को सिलेक्ट करके नहीं देखना है। क्लियर। अभी तो लिस्ट छोटी है, हो सकता है सिटी की होती, स्टेट की होती, तो 28 स्टेट को नहीं लेते। ठीक है। एक बार इसको सिलेक्ट करते, एक बार इसको ब्लैंक छोड़ते, यहाँ पे तो ब्लैंक का ऑप्शन ही नहीं है। को रन कर रहे हैं, जैसे ब्लैंक का ऑप्शन ही, तो ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो इसका कॉम्बिनेशन आपको कैसा बनाना है कि एक सिटी को सिलेक्ट करना है मल्टीपल सिटीज पे, मतलब मल्टीपल ऑप्शन को बार बार चेक नहीं करना है। अगर वो एक पे वर्क कर रहा है तो वो सब पे वर्क कर रहा हो। क्लियर। क्योंकि अगर 150 सिटीज हैं, बहुत सारी सिटीज हैं इंडिया में, तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक सिटी का कॉम्बिनेशन को चेक करें। तो ऑल पेयर टेस्टिंग कहती है कि आपको सारे कॉम्बिनेशंस नहीं बनाने। जो वैलिड एक कैटेगरी बनाओ, एक टेक्स्ट बॉक्स वैलिड इंटीजर, उसमें वैलिड इंटीजर रखो। लिस्ट बॉक्स को कोई एलिमेंट सेलेक्ट मत करो, चेक बॉक्स को चेक करो, रेडियो बॉक्स को ऑन करो। दूसरे में वैलिड इंटीजर लिखा है लेकिन लिस्ट बॉक्स के एलिमेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया, चेक बॉक्स को चेक किया था उसको अनचेक कर लिया, रेडियो बटन को ऑफ कर दिया। इस तरीके से आप पेयरिंग करोगे, तो इससे क्या होगा, आपके टेस्ट केस डिक्रीज हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ओवरऑल 6 टेस्ट केस के अंदर ये 24 बॉक्सेस या 24 बॉक्सेस का कॉम्बिनेशन चेक हो जाएगा। क्लियर। आपको पेयरिंग वाइज डेटा को पिक करके टेस्टिंग करनी है। अब 2 के बनाओ, 3 के बनाओ, 4 के बनाओ, वो आपके अकॉर्डिंग है। अगर ये और ज्यादा है, 15 20 है फॉर्म के अंदर, तो आप 5 5 10 10 का पेयर बना सकते हो। क्लियर। दिस इज कॉल्ड ऑल पेयर टेस्टिंग। ये क्लियर है सबको। नेक्स्ट, स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक्स। स्टेट ट्रांजिशन में क्या होता है कि जो टेस्ट केस हैं, या जो टेस्ट केस को आप रन कर रहे हो किसी भी सॉफ्टवेयर में, आपने टेस्ट केस लिख दिया कि मैं यूजर नेम और पासवर्ड लिखूं, वो लॉगिन हो जाए, तो वो हो रहा है, ठीक है। दूसरा टेस्ट केस लिखा कि मैं गलत यूजर नेम लिखूं और गलत पासवर्ड लिखूं, तो वो मुझे एरर दे दे। तो पहली बार जब आप टेस्ट केस चलाओगे, गलत यूजर नेम गलत पासवर्ड दोगे तो वो आपको एरर देगा।
तीसरी दूसरी बार करोगे एरर देगा, तीसरी बार दोगे एरर कर देगा। तो टेस्ट केस आपका ठीक चल रहा है, लेकिन आप चौथी बार करोगे तो वो आपको ब्लॉक कर देगा। क्लियर? तो ऐसे भी फंक्शनैलिटी एप्लीकेशंस में होती है। तो उसमें स्टेट चेंज हो गई, जो डेटा था, जो सिस्टम था ना, वो चेंज हो गया। तो आपको वो टेस्ट केस भी लिखने पड़ेंगे। और जरूरी नहीं है कि आपने जो टेस्ट केस लिखा है वो 3 बार चल रहा है, चौथी बार आप उसको चला रहे हो तो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। आपने टेस्ट केस फेल कर दिया कि इसमें एरर मैसेज आना चाहिए था, लेकिन ये 3 टेस्ट केस के बाद ब्लॉक मैसेज दे रहा है। तो आपको अपने टेस्ट केस में मेंशन करना पड़ेगा कि अटेम्प्ट ओनली 3 टाइम्स, 4 टाइम इट विल ब्लॉक द फंक्शनैलिटी, कि आप उसमें यूजर नेम पासवर्ड डाल ही नहीं पाओगे। जैसे फोन में होता है ना, आप फिंगरप्रिंट लगाते हो 3-4 अटेम्प्ट के बाद, वो आपको 30 सेकंड के लिए ब्लॉक कर देता है। तो उसके बीच में आप फंक्शनैलिटी चेक नहीं कर पाओगे। तो सेम आपको टेस्ट केस में ये लिखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ओके। इसे बोलते हैं स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक। टेस्ट केस लिखते टाइम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट के बाद वो, तो ये स्टेट ट्रांजिशन आपको पता कैसे चलेगा कि कब होगा कब नहीं होगा? ये एसआरएस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो होता है उसमें ये मेंशन होगा कि 3 अटेम्प्ट के बाद, 4 अटेम्प्ट के बाद ब्लॉक करना है, रिडायरेक्ट करना है दूसरे पेज में, या फिर उसको क्या चीज का ऑप्शन दिखाना है, क्या मैसेज आना चाहिए, वो सारा डिटेल लिखा होगा। तो वो आपको पढ़ के ट्रांजिशन की स्टेट की टेक्निक लगा के अपने टेस्ट केस में लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट है यूज केस टेक्निक। कभी कभी आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। एक होता है फुल एक्सेस वाला, जो एडमिन है उसको बैक एंड का, सॉफ्टवेयर का, फ्रंट एंड का सबका एक्सेस है। क्लियर है? एक यूजर है उसमें जिसको पार्शियल, फॉर एग्जांपल कि मैंने स्कूल तो हम सब जाते थे, सपोज करो स्कूल में एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है? आजकल जो स्कूल में होता है, एक तो उसमें टीचर का एक्सेस होगा। जो टीचर्स हैं उनको अपनी अपनी क्लास के बच्चे दिखें बस। ठीक है? और जो स्टूडेंट हैं, टीचर्स को क्या क्या डेटा दिखे? टीचर मार्क्स अपलोड कर पाए, बच्चों की परसेंटेज कैलकुलेट कर पाए, अटेंडेंस लगा पाए, स्टूडेंट का डेटा फिल कर पाए, असाइनमेंट अपलोड कर पाए। लेकिन जब स्टूडेंट मॉड्यूल में आ गए, तो स्टूडेंट मॉड्यूल को अटेंडेंस अपलोड करने वाला मॉड्यूल नहीं दिखना चाहिए, परसेंटेज वाला नहीं दिखना चाहिए। उसको कौन सा दिखेगा? असाइनमेंट डाउनलोड कर लो, कोई रिक्वेस्ट है या कोई रिकॉर्डिंग्स है क्लास की, कोई मटेरियल्स है, वो शो होना चाहिए। तो वो यूज केस अलग अलग बन जाते हैं। और एक एडमिन है जो उसको कंट्रोल करता है, उसके पास सब कुछ का राइट है कि किसको क्या ऑप्शन देने हैं, किसको क्या ऑप्शन कंट्रोल करने हैं। तो ये एडमिन पैनल भी वेबसाइट्स में होता है। ये क्लियर है? तो आप जब भी सॉफ्टवेयर देखेंगे तो उसमें आपको यूजर भी डिफाइन करना पड़ेगा कि आप ऐसा कौन सा यूजर उसमें सेलेक्ट करके एंट्री कर रहे हैं। अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग टेस्ट केस बनेंगे। क्लियर है? जब आप एडमिन से एक्सेस करोगे, तो ये एडमिन से एक्सेस करोगे, टेस्ट केस में लिखोगे, उसके जो प्री डेटा आएगा, ठीक है, उसमें आप डेटा में बताओगे कि ये लॉग इन एज अ एडमिन यूजर या एडमिन एक्सेस। तो एडमिन के यूजर नेम पासवर्ड आपके पास होने चाहिए, पार्शियल यूजर के पासवर्ड आपके पास होने चाहिए। क्लियर है? इसे बोलते हैं यूज केस टेक्निक, कि वो सॉफ्टवेयर का यूज केस क्या क्या है, उसको यूज करने के तरीके क्या क्या है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। क्लियर है? एक और टेक्निक होती है जिसको करते हैं। तो आप पोस्ट कंडीशन में, प्री कंडीशन में, ये सब कहाँ बनेंगे? जो हमने एक्सेल देखा था उसके प्री कंडीशन के डेटा में। तो यूजर डेटा में, टेस्ट डेटा में क्या आ जाएगा? यूजर के लॉगिन पासवर्ड। प्री कंडीशन क्या होगी, पोस्ट कंडीशन क्या होगी, वो आपको बताना। यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन एज एन एडमिन। यूजर अब ऐसे एडमिन लॉग इन होना चाहिए। क्लियर? तो ये आपको सॉफ्टवेयर पे क्लियर। अब जरूरी नहीं है ये हर सॉफ्टवेयर में हो। ठीक है? हो सकता है किसी सॉफ्टवेयर में हो, किसी सॉफ्टवेयर में नहीं हो। हर टेक्निक हर चीज में नहीं लगती है। क्लियर? आपको देखना है कि किस कौन सी टेक्निक कहाँ पे यूज करनी है। ठीक है? अब जो ब्लैक बॉक्स टेक्निक हम पढ़ रहे थे, कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं और डेप्थ में उसमें जाएंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल है टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेक्निक। ब्लैक बॉक्स टेक्निक क्या होती है?
मैनुअल टेस्टिंग दो पार्ट में डिवाइड, टेस्टिंग दो पार्ट में होती है डिवाइड, एक ब्लैक बॉक्स और एक व्हाइट बॉक्स। टेस्टिंग बेसिकली व्हाइट बॉक्स कौन करते हैं, डेवलपर करते हैं। ब्लैक बॉक्स कौन करते हैं, टेस्टर्स करते हैं। अब ब्लैक बॉक्स में भी अलग अलग टाइप, सबके लिए ब्रेक हो रही है। आपके एंड से फिर इंटरनेट का इश्यू होगा। ठीक है। अब जो टेस्टिंग होती है बेसिकली दो टाइप की होती है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। अब इसको समझते हैं हम कि फंक्शनल क्या होती है और नॉन फंक्शनल क्या होती है। क्लियर है। टेस्टिंग समझ में आता है आपको, टेस्टिंग क्या है, कंपेयर करना एक्चुअल रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बराबर है या नहीं है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक चेक करती है सेम, और जो भी बग होता है उसको रिपोर्ट करना होता है। अब टेस्टिंग के दो पार्ट होते हैं, जो मैनुअल टेस्टर्स भी होते हैं वो भी अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। ठीक है। एक फंक्शनल टेस्टर, एक नॉन फंक्शनल टेस्टर। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है ये। फर्स्ट इज फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग which is used to verify the functionality of a software application where the function is working according to the requirement or not। किसी भी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को चेक करना कि वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे मैं यूट्यूब में जाऊं, सपोज करो मैं यूट्यूब को ओपन करूं। ठीक है। अब यूट्यूब की एप्लीकेशन को टेस्ट करना है। ठीक है। यूट्यूब के यूआरएल, पहला मुझे दिख रहा है कि मैं यूट्यूब पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये होम पेज में यूट्यूब के आ रहे हैं। साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ तो साइन इन पेज पे मुझे ले जा रहा है। ठीक है। इसके टेस्ट केस बनेंगे, म्यूजिक पे क्लिक कर रहा हूँ तो यह म्यूजिक कैटेगरी में डेटा आ रहा है। कपिल शर्मा क्लिक कर रहा हूँ, डीबगिंग क्लिक कर रहा हूँ, अरिजीत सिंह क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है। क्लियर। शॉर्ट्स में जा रहा हूँ तो शॉर्ट्स वीडियोस आ रही है। सब्सक्रिप्शन पे जा रहा हूँ तो सब्सक्रिप्शन आ रहा है। लाइब्रेरी पे जा रहा हूँ, लाइब्रेरी चल रही है। होम पे कोई वीडियो मैं सर्च कर रहा हूँ, सेलिनियम सर्च कर रहा हूँ तो सेलिनियम से रिलेटेड वीडियो आ रही है नहीं आ रही है। क्लियर। तो ये काम कर रहा है तो इसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल ठीक है, इसे बोलते हैं फंक्शनैलिटी को चेक करना। मैं शॉपिंग पे जा रहा हूँ तो शॉपिंग वाला चीज आ रही है नहीं आ रही है, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल टेस्टिंग। क्लियर। नॉन फंक्शनल क्या होती है, नॉन फंक्शनल इज फंक्शनैलिटी ठीक चल रही है। अब वेबसाइट पे इस वेबसाइट पे क्या 1,000 लोग या 1 लाख लोग 1 करोड़ लोग एक साथ आते हैं, तो तब क्या ये वेबसाइट ठीक काम कर रही है। तब क्या ये 1 लाख लोग बटन इसको साइन इन करेंगे, अपना यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो क्या सबका यूजर नेम सबके अपने अपने लॉगिन आईडी खोल रहा है नहीं खोल रहा है। एक बार में तो चल रहा था सिंगल यूजर, क्या मल्टीपल यूजर आए, क्या ये स्लो तो नहीं हो गया। मैंने वेबसाइट चलाई, ऐसा तो नहीं कि आधी वीडियो चल के रुक रही है जब मल्टीपल यूजर आ रहे हैं। उसमें लोड टेस्टिंग करना, परफॉर्मेंस टेस्टिंग करना, स्ट्रेस टेस्टिंग करना कि कब जाके वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। अगर एक लकड़ी है, लकड़ी पे अगर मैं कोई वेट डालूं तो कभी एक पॉइंट में इतना वेट आ जाएगा कि लकड़ी ब्रेक हो जाएगी। वैसे ही एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन की एक मेमोरी होती है, सर्वर पे एक स्पेस होता है कि हमने इतना स्पेस के लिए लिया है, इतने यूजर्स आ सकते हैं। क्लियर है। तो वो परफॉर्मेंस की टेस्टिंग करना, या इसमें 1 लाख लोग एक साथ आएंगे तो कैसा बिहेव करेगा, स्लो तो नहीं हो जाएगा, उसे बोलते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। उसमें कौन कौन सी आती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग। वो टूल से होती है। आप नॉर्मली 1,000 लोगों का यूजर नहीं डाल सकते, मैं 1,000 लोगों को नहीं बैठा सकता कि भैया टेस्टिंग करो आप। क्लियर। उसके लिए टूल्स आते हैं, जे मीटर्स आते हैं, लोड रनर्स आते हैं, टूल्स आते हैं अलग अलग। वो एक नीच एरिया है, नीच एरिया मतलब एक स्पेसिफिक एरिया है टेस्टिंग का। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, 2 3 4 साल एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो आप उस एरिया में जा सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, एक तो जनरल डॉक्टर हो, फिर एक आते हैं सर्जन्स, जो बिल्कुल कोई माइंड की कोई पार्टिकुलर बॉडी पार्ट की में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है। तो वैसे ही इसका एरिया है कि फंक्शनल टेस्टिंग करना, लोड टेस्टिंग करना, उसे बोलते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। जब आप अभी तो सब बिगिनर लेवल पे हैं, थोड़ा सा अगर टेस्टिंग में अगर आगे करियर बनाना है तो आप नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के एरिया में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां पे के लिए आपको अलग से टूल्स सीखने पड़ेंगे।
अलग से टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी थोड़ी सी, कोडिंग का पार्ट भी आता है वहाँ पे। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। फंक्शनल टेस्टिंग जो आप लोग सीख रहे हो, ये कौन सी टेस्टिंग है? फंक्शनल टेस्टिंग। आप फंक्शनल टेस्टर बनोगे। मैनुअल टेस्टर में कौन से? फंक्शनल। तो कभी कभी रिज्यूम में वहां पे लिखा हुआ आएगा, कभी कभी हो सकता है कि मैनुअल टेस्टर ना ही लिखा हुआ है, फंक्शनल टेस्टर लिखा हुआ है। तो आप फंक्शनल टेस्टर कैटेगरी में जाओ। वो कौन से होंगे? परफॉर्मेंस टेस्टर्स। क्लियर? क्यों परफॉर्मेंस टेस्टिंग रिक्वायर्ड है। Goal of functional testing. The purpose of the functional testing is to check the primary entry function, necessary usable function, the flow of the screen, GUI, graphical user interface, display error message, easily navigation through the application. एप्लीकेशन में नेविगेशन सही चल रहा है नहीं चल रहा है, उसका ग्राफिक्स सही से बना है नहीं बना है, हम ऐड टू कार्ट बटन पे जा रहे हैं, वहां से पेमेंट पे जा रहे हैं, वहां पे कुछ एरर तो नहीं आ रही है, क्योंकि वेबसाइट जब फर्स्ट टाइम बनी होती है तो हो सकता है उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करें। क्लियर है? तो वो पूरी, कि वो कार की पेमेंट ले रहा है नहीं ले रहा है, पेमेंट अगर कैंसिल कर रहे हैं तो वापस आ रही है नहीं आ रही है, 100 की पेमेंट करिए तो क्या 100 ही कटे हैं। क्लियर है? वो सारी चीजों की टेस्टिंग होती है जब एप्लीकेशन बन रही होती है। ऐड टू कार्ट में मैंने 2 आइटम क्लिक किए तो उसमें डिस्काउंट लगाया, तो डिस्काउंट उतना ही लगाया आया है जितना मैंने कैलकुलेट आना था। कूपन लगाया है कोई, तो कूपन ऐसा तो नहीं है कि 40% का कूपन था वो 60% कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है? 2-3 कूपन लगाए हैं तो क्या वो कॉमन कूपन करके कलेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? तो वो सारे पार्ट को टेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल टेस्टिंग। Purpose of functional testing: tester does verification of the requirement specification in the software application. Clear है? After analysis the requirement specification, tester will make a plan. Planning होती है, टेस्ट केस डिजाइन करते हो, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हो, कवर करते हो कि हमने सारी टेस्टिंग एरिया कवरेज किया है नहीं किया है। एनालिसिस ऑफ द कवरेज टू एग्जामिन द कवर्ड एरिया टेस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन। टेस्टिंग एरिया का मतलब टेस्ट इसमें आता है बेसिकली टेस्ट कवरेज, कि आपने किसी फंक्शनैलिटी को चेंज करने का जो 4-5 तरीके से चल रही थी, कभी एरर दे रही थी कभी कुछ, तो आपने क्या उसके सब एरियाज को टेस्ट किया है नहीं किया है। क्लियर है? जैसे कोई घर बन रहा है, पेंट करना है, तो घर में बहुत सारी दीवार होती है, कहीं छोटी है कहीं बड़ी है कोई कोनों में है, तो क्या हमने उस सबको कवर किया है नहीं किया है। ऐसे ही टेस्टिंग में होता है कि हमने क्या सारी फंक्शनैलिटी के लिए टेस्ट कवरेज की है, टेस्टिंग की है नहीं की है, क्योंकि जहां नहीं करेंगे वहां पे हो सकता है डिफेक्ट आ जाए। डिफेक्ट आने के बाद टू मैनेज डिफेक्ट। ठीक है? डिफेक्ट को लॉक करना है, मैनेज करना है। फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट है ये। रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई, ये बेसिकली एसटीएलसी प्रोसेस ही है। टेस्ट प्लान करना है, डिजाइन करने टेस्ट केस, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे। आरटीएम कहते हैं, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। एक्सेल की तरह शीट होती है, कौन कौन से मॉड्यूल लिखे हैं, कौन कौन से कोड आपने लिख लिए हैं, कितने टेस्ट केस बना लिए, कोई डिफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको ट्रैकर किया जाता है इसमें। टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना। ठीक है? एनालाइज करना टेस्ट केस को, कितने टेस्ट केस पास हुए कितने फेल हुए, क्या अपडेट है, और डिफेक्ट मैनेजमेंट। ट्रेसेबिलिटी अभी हम पढ़ेंगे, आगे आएगा। ट्रेसेबिलिटी बेसिकली आरटीएम होता है, मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आरटीएम, आरटीएम होती है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। एक एक्सेल शीट बनती है, ठीक है, कुछ इस तरीके की, जहां पे लिखा होता है कि रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट की लॉगेशन क्या थी, कौन कौन से टेस्ट केस आपने लिखे हैं, उन टेस्ट केस का क्या क्या स्टेटस है। ये कंसोल में, मतलब एक ही डैशबोर्ड में आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। जैसे रिपोर्ट कार्ड बनता है ना स्कूल में, कि या बच्चे के फर्स्ट टर्म के मार्क्स इतने हैं, यूनिट के मार्क्स इतने हैं, इसका वेटेज ये था, तो उससे क्या पता लगता है? रिपोर्ट मिल रही है। तो प्रोडक्ट की एक रिपोर्ट यहाँ पे आती है कि भैया ये फंक्शनैलिटी जिसको चेक करना था, इतने टेस्ट केस हमने लिखे हैं, इन टेस्ट केस पे लिंक बना होता है, किसी पे जाना है क्लिक करोगे तो आप उस टेस्ट केस पे जा सकते हो। फिर टेस्ट केस का स्टेटस क्या क्या है, कितने पास हुए कितने फेल हुए। तो एक ट्रैक करने के लिए मैट्रिक्स बनती है, शीट बनती है। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग फॉर्मेट होता है। जैसे इसमें ये बना हुआ है, ओपन होगी, जैसे ये बना है, यूनिक, स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। यूनिक रिक्वायरमेंट आईडी, रिक्वायरमेंट कौन कौन सी थी? चेंज द टेबल कंपोनेंट ऑन ए डैशबोर्ड टू ए ग्राफ। कहीं टेबल बना हुआ था उसको ग्राफ में चेंज करना था।
एड ए ड्रॉप डाउन लिस्ट टू दी रीजंस, उसके रीजन में ड्रॉप डाउन लिस्ट बननी थी। ये रिक्वायरमेंट आई थी, क्रिएट अ न्यू कैटेगरी हायरार्की टू सॉर्टिंग अ रिजल्ट सेट, कहीं रिजल्ट है उसमें सॉर्टिंग का फीचर लगाना था, तो ये रिक्वायरमेंट आई। किसने रिक्वायरमेंट रेज की थी, क्लाइंट कौन सा, ये है। कौन सा डिपार्टमेंट है, सेल्स, सेल्स प्राइसिंग से आया है। बिजनेस नीड कौन कौन सी है, ये है। डिलीवरी कब कब करनी है टास्क की, स्ट्रेटजीज क्या होगी, यूज केस टू बी डेवलप, लोड टेस्टिंग टू बी डन, असाइन। ये बेसिकली कौन बनाता है, जो आपके प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं ना, वो बनाता है आरटीएम। इसमें आपको क्या करना है, आपको वो मैट्रिक्स दे देगा इस तरीके से, आपको अपने टेस्ट केस की आईडीज उसमें भरनी है कि आपने उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में कौन कौन से टेस्ट केस बनाए हैं, उनका स्टेटस क्या है। क्लियर है। ये बेसिकली पूरा एक, आप कह सकते हो रिजल्ट की, पूरे प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, ताकि हम एक ही उसमें पहुंच जाएं, ज्यादा लोगों से पूछना ना पड़े जा जाके कि भैया क्या हुआ है, क्या स्टेटस था। सारी चीजें यहाँ पे इसमें मिल जाए। इसे बोलते हैं आरटीएम। आरटीएम इज a tool to help ensure that the project scope, requirement, delivery remain as when compared to a baseline. ट्रैक करता है, thus it trace the delivery by establishing a thread of each requirement. कौन कौन सी रिक्वायरमेंट थी, कौन कौन से उसके थ्रेड थे, कितना काम हो गया है, कितना चल रहा है, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड है। क्लियर। जैसे कभी घर में इवेंट होता है, ठीक है, शादी है मान लो, तो बहुत सारे मल्टीपल काम होते हैं, कार्ड छपवाने हैं, इनविटेशन देना है, खाने का देखना है, किसी को वेंडर का देखना है, ठीक है, किसी को कार्ड प्रिंटिंग करवाने हैं, तो आपने एक लिस्ट बना ली, ये काम मैंने इसको दिया है, ये काम इसको दिया है, ये तब तक हो जाना चाहिए, इस वेंडर से बात हुई है, इसने इतना बोला है। तो वो क्या है, आप एक डायरी में लिस्ट बना रहे हो। क्लियर है कि किसको कितना काम दिया था, कितना हो गया है, कितना कर लिया है किसने। अब इंडस्ट्री में कॉपी पेन पे नहीं होता है, तो वहां पे टूल्स यूज की जाती है, क्योंकि बहुत सारा है ना। शादी का इवेंट तो चलो एक बार है, आप लोग कर लोगे, लेकिन जो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो वेंडर मैनेजमेंट ही करती है, ठीक है, शादी के ही प्रोडक्ट, वो तो कॉपी पेन पे नहीं करेगी, उसके पास तो मल्टीपल थ्रेड रहेंगे। तो अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग आरटीएम्स बना लेती है ऐसे, कि भैया मेरे कौन से क्लाइंट है, उसने क्या क्या बोला है, क्या क्या काम कराना है, कितना बजट है, कितना स्कोप है, कितनी, यानी मेरे वेंडर्स कौन है जिसको मैं लेके आ रहा हूँ। क्लियर है। तो ये क्या करती है, ट्रेस करती है आपकी रिक्वायरमेंट्स को, क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, कितना काम हमने कर लिया, कितना रह गया, ताकि हम उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकें। टेस्ट प्लानिंग का पार्ट आता है। क्लियर। दैट इज कॉल्ड ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। मैं दिखाऊंगा अभी, किसी एक स्लाइड्स में है ये, ठीक है, आगे किसी स्लाइड्स में होगा इसका ट्रेसेबिलिटी बना हुआ। अभी हम पढ़ रहे थे फंक्शनल टेस्टिंग। कि फंक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है, आप वेबसाइट की फंक्शंस को टेस्ट करते हो। क्लियर है। अब इसका फायदा क्या है, क्यों करना है, बेसिक यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी मैंने बताया था आपको, यूजेबिलिटी क्या होती है कि वेबसाइट एप्लीकेशन कितना इजी है किसी पर्सन को यूज करने, क्या डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है। जो एप्लीकेशन जितनी आसान होगी यूज करना, उतनी ही ज्यादा उसको लोग यूज करेंगे। क्लियर। बहुत टफ हो जाएगी तो यूज नहीं करेंगे। एक्सेसिबल, क्या वो सबको एक्सेसिबल है, क्या मैं सही लॉगिन पासवर्ड से कर रहा हूँ तो क्या मुझे एक्सेस मिल रहा है, मेन लाइन फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं उसके, एरर कंडीशंस क्या है, कि क्या मैं डेटा एंटर कर रहा हूँ, यूजर नेम पासवर्ड रॉन्ग हो गया, तो क्या मुझे बता रहा है वो कि यूजर नेम गलत डाला है या पासवर्ड गलत डाला है। साइन अप फॉर्म में मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो कुछ एलिमेंट छूट गए, तो क्या मुझे वो पार्टिकुलर एलिमेंट बता रहा है कि ये रह गया नहीं रह गया। कभी कभी आप ऐसी वेबसाइट पे क्लिक करोगे ना, वहाँ पे रिक्वायरमेंट बनी नहीं होती अच्छे से, तो आपको पता ही नहीं चलता फॉर्म भरने के बाद कि वो एरर दे रहा है और कहाँ दे रहा है। देखा है आप लोगों ने, अभी आप लोग वेबसाइट पे एंट्री करना स्टार्ट करोगे ना, तो देखना, काफी गवर्नमेंट की साइट्स मैंने देखी हैं ऐसे। अब कोई ऐसी हैं जहाँ पे प्रॉपर एरर कंडीशन नहीं है, कि क्या गलती कर रहे हैं पता नहीं चलता, फिर आपको खुद ही देखनी पड़ती है। फिर वो साइट लोग कम यूज करना प्रेफर करते हैं। अब फंक्शनल टेस्टिंग बहुत टाइप की होती है, सिस्टम रिग्रेशन, रीटेस्टिंग, स्मोक यूनिट इंटीग्रेशन, डेटाबेस, व्हाइट बॉक्स, स्टैटिक। ठीक है, किसको कब करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। आपको पता होना चाहिए हर टेस्टिंग का टाइप। अगर आप मैनेजर आपसे कह रहा है कि इसका रिग्रेशन करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिग्रेशन टेस्टिंग कब होती है, क्या करना होता है उसमें। क्लियर है। सबसे पहले है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग
का मतलब होता है एक पार्टिकुलर मॉड्यूल को चेक करना है। यूनिट टेस्टिंग ज्यादातर डेवलपर्स भी प्रेफर करते हैं अपने एंड पे, कोड लिख अपने ही कोड को चेक करने के लिए यूनिट टेस्ट केस के कोड लिखते हैं। और कभी कभी सिंगल मॉड्यूल्स चेक करने के लिए टेस्टर्स के पास भी आते हैं। एक सिंगल मॉड्यूल को चेक करना, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। क्लियर? स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग का मतलब होता है कि जैसे डेवलपर की टीम है, ठीक है, डेवलपर को एक महीने में काम करना है, 10 डेवलपर लगे हुए हैं, अपने अपने सिस्टम्स में काम कर रहे हैं। क्लियर? उन्होंने दो हफ्ता काम किया, सारा काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी जो उन्होंने कोड किया वो अपने अपने सिस्टम में था। वो क्या करते हैं, अपने अपने सारे कोड्स को, एक वर्जनिंग टूल आता है गिट, आपने नाम सुना हो शायद ना सुना हो, तो वो उसका यूज करते हैं, सारे कोड को मर्ज करते हैं सर्वर पे, बिल्ड चला देते हैं कि सारा एप्लीकेशन इंटीग्रेट होकर वहां पे चल जाए। क्लियर? फिर उस बिल्ड को खुद ही चेक करते हैं पहले कि भैया हमने सही किया है नहीं किया है। उसको चेक करना भी कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। उसके लिए भी वो कोड लिख के चेक करते हैं। ये डेवलपर एंड पे होता है। तो जब बिल्ड उनके एंड से क्लियर हो जाते हैं कि भैया हमने अपने एंड से तो बना लिया है, ठीक है, अब इसको टेस्टिंग के लिए भेजो, तो वो बिल्ड को टेस्टर के सर्वर पे भेज देते हैं, या एक कॉमन सर्वर पे भेज देते हैं, और टेस्टर को बता देते हैं कि भैया सारा कोड हमने उस बिल्ड में भेज दिया है, आप अपनी टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब इस टेस्टिंग करने में टाइम लगता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, डिपेंड करता है मॉड्यूल कितना बड़ा है, कितने सारे टेस्ट केस हैं। तो जब वो बिल्ड आएगी, तो आप उस बिल्ड को पहले चेक करोगे, क्या वो बिल्ड पे सर्वर पे एप्लीकेशन खुल रही है। स्मोक टेस्टिंग क्या होती है? स्मोक टेस्टिंग इंक्लूड ओनली द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ ए सिस्टम। आप बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं। आप उस बिल्ड को वेरीफाई करोगे। जैसे मैं कहूंगा कि एक वेबसाइट है सॉस डेमो, इसको टेस्ट करना है, ठीक है, तो पहले मैं इसको खोल के देख रहा हूँ क्या यार इसमें यूजर नेम पासवर्ड चल रहे हैं। मैं इसकी टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, पहले देख रहा हूँ कि वेबसाइट ठीक है एटलीस्ट। हाँ यार ये ठीक लग रही है, इसके फंक्शनैलिटी ये भी चल रहा है, इसको भी टेस्ट कर सकते हैं डीपली। और ये फिल्टर भी ऑप्शन चल रहा है, ये भी कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट भी चल रहा है, और ये पेजेस सारे खुल रहे हैं, तभी तो मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ। तो जब ये टेस्टिंग सर्वर पर चली जाती है, तब एक वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, कौन करता है? सॉफ्टवेयर टेस्टर, वो स्मोक टेस्टिंग करता है, उस बिल्ड को देखता है कि क्या उसके फंक्शनल वर्क कर रहे हैं, क्या टेस्टिंग की जा सकती है। क्लियर? उसे बोलते हैं स्मोक टेस्टिंग। और क्या बोलते हैं? बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। क्लियर हो गया? मेन फंक्शनैलिटी एप्लीकेशन की चल रही है, लॉग इन हो रहा है, एट डीपली टेस्टिंग नहीं करनी है, सिर्फ ऊपर ऊपर से स्मोक टेस्टिंग की बिल्ड चल रही है, क्या इस पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं, अगले 3 4 दिन में कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, प्लान कर सकते हैं नहीं कर सकते। पता लगा बिल्ड ही नहीं चल रही है, टेस्टिंग करने गए एरर आ रहा है, बताओ डेवलपर को, 4 दिन खाली बैठे हैं। 4 दिन के लिए जो काम आना था, हमें आज प्लान करना था, प्लान करके रख लिया, कल देखा जाके बिल्ड ही नहीं चल रही थी, तो 4 दिन टेस्टर का प्लानिंग बेकार हो गई। तो पहले उसकी स्मोक टेस्टिंग की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट इज सैनिटी। सैनिटी टेस्टिंग का मतलब होता है कि मेन कंपोनेंट को चेक करना। जैसे आपने वेबसाइट चेक कर ली पूरी, कोई डिफेक्ट आ गया, आपने डिफेक्ट को डेवलपर को दे दिया, उसने सर्वर पे ठीक करके नई बिल्ड दे दी, तब नई बिल्ड दे दी, कोड में चेंजेस हुए होंगे, तो पूरा कोड दोबारा चेक नहीं करना है, किस एरिया में इम्पैक्ट आया होगा। अगर उसने ऐड टू मान लो उसने साइन आउट पेज में कुछ चेंज किया है, ठीक है, तो मैं लॉगिन चेक करूंगा, साइन आउट चेक करूंगा। अब ऐड टू कार्ट पेमेंट में तो चेक चेंज किया ही नहीं है, तो वहां टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। जिस बिल्ड का काम था, जिस कोड का चेंज किया होगा, सिर्फ उसी को चेक करना होता है। मेन फंक्शनैलिटी को चेंज करना या डिफेक्ट को रीटेस्ट करना, आप डिफेक्ट जो सही किया था उसको रीटेस्ट कर रहे हैं, उसके एरिया में इम्पैक्ट आएगा। जैसे अभी ड्यूकेट है, मान लो कि ड्यूकेट में 10 कमरे हैं, मैंने एक कमरे की लाइट सही करवाई, ठीक है, तो मुझे टेस्टिंग करनी है, तो मैं सैनिटी टेस्टिंग करूंगा कि उस कमरे के सारे अप्लायंसेस को चेक करके देखूंगा, यार पंखा सही करवाया था, स्विच बोर्ड चेंज करवाया था, तो क्या स्विच के अलावा बल्ब भी चल रहे हैं, चार्जर चल रहा है। करते हैं ना घर में, अगर उसने बोर्ड खोला है वो, तो जरूरी नहीं है पंखा सही किया वो लाइट बंद हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है। तो हम पहले
टेस्टिंग तो करें अपने एंड पे कि भैया पंखे बटन तो चेंज करवाया, क्या ट्यूबलाइट का दूसरा स्विच का बटन चल रहा है नहीं चल रहा है। दैट इज कॉल्ड सैनिटी टेस्टिंग, कि हम उसी एरिया में इम्पैक्ट ढूंढ के उसी एरिया को टेस्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो क्या बोलते हैं हम? सैनिटी। नेक्स्ट है रिग्रेशन। रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है कंप्लीट टेस्टिंग, कंसंट्रेटेड टेस्टिंग। घर में अगर मैंने लाइट चेंज कराई और मेन स्विच जहां से लाइट आती है वहां पे चेंज किया है, ठीक है, मेन मॉड्यूल में चेंज किया है, तो मुझे हर कमरे में जाके देखना पड़ेगा और उस स्विच से ऑन ऑफ करके हर कमरे पे देखना पड़ेगा कि यार उस कमरे की लाइट है, उस कमरे की लाइट है, उस कमरे की लाइट है, हर चीज में जाके चेक करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई? ये क्या है? कंसंट्रेटेड टेस्टिंग, कि मैंने मेन मॉड्यूल पे इम्पैक्ट किया है, जो भी टेस्ट केस के इम्पैक्ट में आएंगे सारे टेस्ट केस को रन करके देखना। रिग्रेशन की टीम अलग से बना देते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी टेस्टिंग करनी होती है, तो वो रिग्रेशन टीम अलग ही चल जाती है। मेरी कंपनी में क्या होता था कि रिग्रेशन 1 महीना चलती थी पूरी, 3-4 महीने कोड किया, मल्टीपल टीम्स अजाइल में चल रही होती थी। तो दूसरे प्रोजेक्ट में था, इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में, उसमें रिग्रेशन बहुत अच्छी होती थी कि 3 महीने अलग अलग डेवलपर्स बैठे होते थे, कम से कम 5 टीम इंडिया में थी और एक स्कॉटलैंड में थी, 2-3 यूएस में थी और एक कहीं और बाहर की थी। ठीक है, तो 7-8 टीम, वो इंडिया की ही थी, प्रोमेट्रिक्स नाम था उसका। तो एक तो उनकी अपने क्लाइंट से, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग क्लाइंट्स थे उसमें। तो 7-8 टीमें बैठती थी और हर टीम में 5-5 10-10 मतलब 40-50 लोग डेवलपर्स कोड कर रहे होते थे अलग अलग क्वेश्चन से, अलग उस प्रोडक्ट की अलग अलग मॉड्यूल्स पे। ठीक है, वो एजुकेशन मॉड्यूल्स था, एक तरफ से पेपर बन सकते थे उससे, एक तरफ एग्जामिनेशन होता था, सेंटर बनते थे, पेपर की चेकिंग होती थी, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर था वो यूएस में यूज होता है। तो उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स पर अलग अलग लोग काम कर रहे थे। ठीक है, तो उस मॉड्यूल्स में मल्टीपल चेंजेस आते थे, तो क्या करते थे, 3-4 महीने कोड होता था, फिर 1 महीने उसकी रिग्रेशन होती थी। सारे डेवलपर, सारे टेस्टर, जितने भी टीम के पार्ट थे, सारे टेस्ट के जो मैनुअल टेस्टर ने लिखे हैं, ढूंढे हैं, वो लिखे होते थे, उसको रन करना होता था। ठीक है, उसे बोलते थे हम रिग्रेशन, की सब कुछ सारा कुछ एप्लीकेशन को, क्योंकि बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं उसमें, अलग अलग मॉड्यूल्स में हो रहे हैं, फिर बाद में इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो सब कुछ चेक करना है। दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन टेस्टिंग। This type of a testing concentrated to make sure the code changes should not side affect the existing functionality of a system. जो पहले से चीजें चल रही हैं क्या वो ठीक है? क्लियर? हमने एक एप्लीकेशन बना रखी है, 80 मॉड्यूल उसमें है, 10 मॉड्यूल और बना के उसमें डाल दिए, तो अब हमें 90 मॉड्यूल्स को एक साथ चेक करना है। 80 को तो, ये तो 10 चेक करके ही ऑलरेडी आए थे, जो उनके टेस्टर थे उन्होंने तो चेक किया ही था, लेकिन इस 10 को 80 के साथ मिक्स कर दिया, तो उसे अब 90 को चेक करना है। उसे बोलते हैं हम रिग्रेशन। Regression testing specify when bugs arises in a system after fixing. Regression testing considered on all parts are working or not. Regression testing focus on is there any impact on the system. पूरे सिस्टम के इम्पैक्ट को चेक करना इस रिग्रेशन। क्लियर है? रिग्रेशन और सैनिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत सारी कंपनी में पूछा जाता है। मेन फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना सैनिटी, सारी टेस्टिंग को करना रिग्रेशन। सैनिटी को छोटी रिग्रेशन भी बोलते हैं, कि मेन फंक्शनैलिटी की सारी चीजों को चेक करना इस सैनिटी। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया कि यूनिट टेस्टिंग, अलग अलग मॉड्यूल्स को आपस में मिला के चेक करना, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स तो क्लियर है सबको, इसको तो आई डोंट थिंक दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। क्लियर है? अब यूएटी। यूएटी का मतलब होता है, यूएटी, यूएटी की दो टेस्टिंग होती है बेसिकली, एक अल्फा टेस्टिंग और दूसरी बीटा टेस्टिंग, बहुत बार आपको सुना होगा। यूएटी लास्ट पोर्शन होता है टेस्टिंग का। ठीक है, मैंने कोई एप्लीकेशन बना ली, मैं डेवलपर हूं, मैंने एप्लीकेशन बना ली, सॉफ्टवेयर टेस्टर से चेक करवा ली, लेकिन वो एप्लीकेशन मुझे बनाने के लिए किसने कही थी? क्लाइंट ने कही थी। अब वो क्लाइंट चेक करेगा कि भैया सही बनी है नहीं बनी है, या मेरा प्रोडक्ट ओनर जिसने जिसने मुझसे बनवाया था वो चेक करेगा कि भैया क्लाइंट को भेजने लायक है नहीं है। ठीक है, तो यूएटी के लिए अलग से टेस्टर बैठे होते हैं, प्रोडक्ट ओनर्स होते हैं, बेसिकली बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, जो लास्ट एंड देखते हैं एप्लीकेशन का। जब वो यूएटी पास हो जाता है तभी उस कोड को हम लाइव वेबसाइट के साथ अटैच करते हैं।
हमने क्या बनाया है, हमने टेस्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद कौन टेस्ट करेगा? क्लाइंट टेस्ट करेगा। क्लाइंट को हमें डेमो दिखा रहे हैं कि हमने ये बनाया है, दैट इज कॉल्ड अल्फा टेस्टिंग। क्लाइंट उस एप्लीकेशन को लेके अपने लोगों को दिखा रहा है, अपने यूजर को दिखा रहा है कि भैया यूज करके देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। बीटा टेस्टिंग। क्लियर? इट इज a type of a testing performed by the client to certify the system according to the requirement. The final phase of testing is called UAT before releasing the software to the market or the production environment. UAT is a kind of black box technique where two or more end user involved. क्लियर है? डायरेक्टली क्लाइंट इन्वॉल्व होगा, टेस्ट करेगा, यूएटी पास करेगा, तभी जाके इसको लाइव सर्वर में ऐड करेंगे। ये क्लियर हो गया? रीटेस्टिंग का मतलब होता है कोई डिफेक्ट आया, फिक्स हुआ है, उस एरिया को आप दोबारा से टेस्ट कर रहे हो, उस डिफेक्ट को दोबारा से टेस्ट कर रहे हो कि चल रहा है नहीं चल रहा है। हाँ, यूएटी के बाद ही प्रोडक्शन, यूएटी पास होगा तभी प्रोडक्शन में जाएगा, वरना रेड फ्लैग रहता है। हाँ। हाँ, साइकिल फिर से यूएटी फेल हो गया, यूएटी फेल हो गया, रीजन आएगा कि भैया ये रिक्वायरमेंट हो गई, खबर लग जाएगी टेस्टर और डेवलपर की क्या किया भैया। अगर क्लाइंट उसको फेल कर रहा है, सबसे पहले तो बिजनेस एनालिस्ट के पकड़ा जाएगा कि भैया क्लाइंट ये बोल रहा है, आपने क्या बनवा दिया करके, क्योंकि उसने पैसा लगाया ना, इतने लोगों ने 3 महीने 4 महीने बैठ के काम किया है। ठीक है? तो यूएटी पास होना बहुत जरूरी है, यूएटी के बाद ही वो सर्वर पे जाता है। कभी कभी क्लाइंट की गलती भी होती है कि रिक्वायरमेंट उसने गलत दे दी, ये भी होता है। तो उसमें डेवलपर का कोई दिक्कत नहीं है, टेस्टर की कोई दिक्कत नहीं। उनके टेस्टर के पास जो रिक्वायरमेंट आई तो उसने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक किया, आगे जाके क्लाइंट ने क्या बोला है। क्लाइंट नॉन टेक्निकल होते हैं ज्यादातर, सेल्स टीम्स का बंदा है, प्रोडक्ट टीम का बंदा है, फिनेंस का बंदा है, उसको नहीं पता आईटी का प्रोजेक्ट कैसे इंप्लीमेंट होता है। उसने रिक्वायरमेंट इनकम्प्लीट दी थी, बाद में जाके कहा यार ये तो चल नहीं रहा है, ये तो ऐसा होना चाहिए था। तो वो एसआरएस देखा जाएगा कि भैया एसआरएस ये है, आपने ये बोला था, हमने ये बनवाया है। क्लियर है? मेरी कंपनी है, किसी को अपना स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, जो स्टॉक की शेयरिंग होती है, ठीक है, अब वो बनाना है। क्लाइंट को तो नहीं पता है क्या होता है, उसको तो एप्लीकेशन बनाना आता है। तो उनका बंदा आके पूरी चीजों को एक्सप्लेन करेगा, ऐसे चीजें ऐसे चलती हैं, ऐसा चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। इसलिए कंपनी क्या करती है, अपनी इन हाउस टीम डेवलप करती है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने ही बंदों को हायर करके रखती है, थर्ड पार्टी से नहीं बनाती। ये सारा डोमेन हमारे पास है, ये हमारा फिनेंस का बंदा उनके साथ बैठे। क्लियर है? क्योंकि अलग अलग डोमेन का एक्सपर्ट, आपको तो टेक्नोलॉजी बनाना आता है, आपको डोमेन की नॉलेज थोड़ी है, फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, बैंकिंग की नॉलेज नहीं है, वो सॉफ्टवेयर में क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे चीजें चलती हैं, वो तो रिक्वायरमेंट के बेस पे पता लगेगा। तो इसमें इसलिए डिफेक्ट ज्यादा आते हैं। क्लियर? रीटेस्टिंग क्लियर है? डेटाबेस टेस्टिंग। डेटाबेस टेस्टिंग का मतलब होता है कि टेस्टिंग की स्कीमा को चेक करना। कभी कोई एप्लीकेशन में आप डेटा फिल करोगे, वो डेटाबेस में जाएगा, तो डेटाबेस खोल के चेक करना क्या वहां तक पहुंच रहा है, उसका स्कीमा ठीक लिखा है, जितने टेबल कॉलम होने चाहिए थे, जितना डेटा वहां पहुंचना चाहिए था वो पहुंचा है नहीं पहुंचा है, उसके टेबल सही बनी है, उसमें ट्रिगर सही बने हुए हैं। डेटाबेस टेस्टिंग करेंगे ना, उसमें सीखेंगे ये। क्लियर? एडॉक टेस्टिंग। एडॉक टेस्टिंग होती है इनफॉर्मल टेस्टिंग, इसे मॉन्की टेस्टिंग भी कहते हैं, चिंपैंजी टेस्टिंग भी कहते हैं। इस टेस्टिंग में मैनेजर आता है, मैनेजर या कुछ भी होगा, वो टेस्ट केस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो उल्टे सीधे स्टेप्स करके देखेगा एप्लीकेशन में। ठीक है? क्यों? उसकी कोशिश है कि एप्लीकेशन को ब्रेक करके देखो, सही तरीके से तो चल रही थी, कुछ उल्टा सीधा करके देख रहे हैं तो कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है। आपने सही तरीके से सोचा कि आपने गलत तरीके से सोचा? गलत तरीके से सोचने का कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन नहीं था, आप किसी भी तरीके से सोच सकते हो। क्लियर? एडॉक टेस्टिंग का मतलब है इनफॉर्मल टेस्टिंग। एम क्या है? सिस्टम को ब्रेक करना। कोई प्लान एक्टिविटी नहीं है, कोई प्लान टेस्ट केसेस नहीं है, सिर्फ आपको जाना है, उस एप्लीकेशन को उल्टे से तरीके से यूज करना है और कोशिश करनी है कि ब्रेक कर पाओ। ब्रेक कर दिया मतलब डिफेक्ट उसमें है। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल टेस्टिंग, से बोलते हैं एडॉक टेस्टिंग। क्लियर है? इस तरह से भी टेस्टिंग की जाती है। रिकवरी टेस्टिंग। रिकवरी टेस्टिंग का मतलब है जो परफॉर्मेंस टेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो या कोई
टेस्टर्स ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशन को ब्रेक कर सकते हैं मल्टीपल लोड डाल के या किसी फंक्शनैलिटी को गड़बड़ करके। अगर कोई फंक्शनैलिटी गड़बड़ हो गई, हम उसको कितनी जल्दी रिकवर कर पा रहे हैं, उसके भी सिनेरियोस रिकवर टेस्टिंग में आते हैं। ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आता है बेसिकली। हम खुद से अपनी वेबसाइट को डाउन करके देख रहे हैं कि हम कितनी जल्दी उसको ठीक कर सकते हैं। रिस्पॉन्स टाइम, कि अगर कुछ कल गड़बड़ हुई तो हम अपनी वेबसाइट को कितनी जल्दी अप कर सकते हैं। क्लियर है? इमरजेंसी होता है, जैसे इमरजेंसी के ड्रिल्स होते हैं ना कंपनीज में, वैसे ही ये टेस्टिंग में, भैया हमारे टेस्टर इस पोजीशन के लिए भी, हमारी टीम इसके लिए भी तैयार रहे। क्लियर? स्टैटिक टेस्टिंग। तो स्टैटिक टेस्टिंग का मतलब होता है स्टैटिक टू अवॉइड एरर इन द अर्ली स्टेज डेवलपमेंट एज इट इज। स्टैटिक टेस्टिंग ना इस टाइप की, उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। स्टैटिक टेस्टिंग का मतलब होता है कि जो आप टेस्टिंग करके नहीं देख रहे हो, जो सीनियर्स होते हैं जब उनके पास प्रोडक्ट आता है, वो आपको जूनियर्स को बता देंगे कि इस एरिया में ये चीज चेक करके देखना, यहाँ पे गड़बड़ होगी। क्लियर? एक्सपीरियंस से जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, कुछ होते हैं वो डायरेक्टली पहले गाइडेंस देते हैं कि यहाँ यहाँ डॉक्टर्स से नहीं हो पाता ना, तो सीनियर्स को बुलाते हैं वो। इंजीनियर्स में भी सेम होता है कि वो अपने सीनियर्स को बुलाते हैं, वो बताएगा आपको कि इस एरिया में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, या वो डेवलपर से बात करके बताएगा, फिर बताएगा कि इस किस केस में इस कंडीशन में ये हो सकता है। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक टेस्टिंग। और जैसे बिल्ड स्टार्ट हुई, वो पहले से बता देगा कि इस एरिया में फोकस करना। ठीक है? इसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक बाय विच वी कैन चेक द डिफेक्ट इन सॉफ्टवेयर विदाउट एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग इट। हम करके नहीं देख रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं टू अवॉइड errors in the early stage of development, as it is easier to find defect early. Static testing is used to defect that may not found in dynamic testing. जब आप खुद टेस्टिंग कर रहे हो तो नहीं मिल रहा है, सीनियर्स के एक्सपीरियंस से पूछ के वहां पर डिफेक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हो। कंपोनेंट टेस्टिंग, एक पार्टिकुलर कंपोनेंट को चेक करना, मॉड्यूल टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, उसे बोलते हैं कंपोनेंट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग की तरह ही होता है, सेम। एक मॉड्यूल टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, प्रोग्रामिंग टेस्टिंग। ठीक है? यूनिट टेस्टिंग बेसिकली इंडस्ट्रीज में डेवलपर को बोला जाता है कि डेवलपर यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टर करता है तो उसे कंपोनेंट टेस्टिंग बोलते हैं। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स का कॉम्बिनेशन। क्लियर? नेक्स्ट है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग मतलब सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को, लोड को, परफॉर्मेंस को, अकाउंटेबिलिटी को चेक करना। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? न्यूली डेवलप सॉफ्टवेयर में सेटअप कैसे होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सब तरीके को देखना कि रिस्क कितना है उसमें, अलग परफॉर्मेंस चेक करना, लोड चेक करना, सिक्योरिटी चेक करना। साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं, नहीं, हाँ, साइबर एथिकल हैकर्स भी बैठे होते हैं इसमें, साइबर एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो अपनी सिक्योरिटी को देते हैं। ठीक है? पोर्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, ये किस सब का काम है नॉन फंक्शनल टेस्टर का। क्लियर? इसमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग आता है, परफॉर्मेंस को चेक करना, क्या उसकी परफॉर्मेंस चल रही है, लोड को चेक करना, सिक्योरिटी को चेक करना, पोर्टेबिलिटी को चेक करना। पोर्टेबिलिटी को होता है कि अलग अलग डिवाइसेस पे कैसा बिहेव करेगी, अकाउंटेबिलिटी कितना फंक्शन आ रहे हैं, रिलायबल कितना है, सिक्योरिटी कितनी है, ये सारा काम नॉन फंक्शनल का है। क्लियर है? इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में तो डीपली नहीं जा रहे क्योंकि हमारा आउट ऑफ एरिया, बट आपको पता हो बीइंग ए सॉफ्टवेयर टेस्टर, इसलिए इट प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, लोड कैपेसिटी, परफॉर्मेंस। टेस्ट इसमें क्या होता है, टेस्ट केस चेंज नहीं होते क्योंकि लोड ही तो डालना है आपको, 10,000 यूजर का लोड डाल के देखना है। जो टेस्ट केस मैनुअल में लिखे हैं उसी को 10,000 तरीके से यूज करना है। मैनुअल टेस्टर के टेस्ट केसेस चेंज होते रहते हैं, एप्लीकेशन का इंटरफेस चेंज होता है, सारे टेस्ट केस चेंज होने करते पड़ते हैं उस मॉड्यूल के। ओवर टाइम कंजप्शन इज लेस। ठीक है? एवरी टाइम सॉफ्टवेयर अपडेटेड, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग हैज टू परफॉर्म अगेन। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का डिसएडवांटेज ये है, जैसे अपडेट होगा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग दोबारा करनी पड़ेगी। ड्यू टू सॉफ्टवेयर अपडेट पीपल हैव टू री एग्जामिन द सॉफ्टवेयर, थर्ड सॉफ्टवेयर बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। बार बार फंक्शनल टेस्टिंग करनी पड़ती है। ये क्लियर है आपको फंक्शनल टेस्टिंग और इसके टाइप्स? यूनिटी, स्मोक, सैनिटी, रिग्रेशन, इंटीग्रेशन, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स। क्लियर है?
ये चीजें समझ में आई सबको? स्मोक टेस्टिंग होती है बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। जब भी डेवलपर कोड लिखेगा, एक नहीं लिखता है, मल्टीपल डेवलपर है, अपने कोड को इंटीग्रेट करके एक सर्वर पे डाल देंगे। तो सर्वर पे जब कोड गया है वो सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, उस बिल्ड को वेरीफाई करना, दैट इज कॉल्ड स्मोक टेस्टिंग। क्या आप मेजर फंक्शनैलिटी उसकी चेक करके देख रहे हो? क्या बोलते हैं उसको? स्मोक टेस्टिंग। ठीक है।